हेलो माय डियर चैंपियंस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। इसलिए आपकी थोड़ी मदद करने के लिए और आपको थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए मैं आज लेकर आई हूं एक मजेदार सेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी सोशल साइंस के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये कर लेते हैं तो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात, आपने सोशल साइंस की स्ट्रैटेजी का वीडियो तो देखा ही है, लेकिन आज मैं एसएस की एक और मजेदार ट्रिक आपको बताने वाली हूं, जिससे आपका एसएस का प्रिपरेशन और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। जो बचा कुचा डर है वो भी चला जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। मैं बीच में वो ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। अच्छा देखो, मैं यहां पर क्वेश्चंस बताऊंगी, तो ऐसा नहीं करना कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ऐसा है तो आप नोटबुक में सारे क्वेश्चंस को लिखो, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में ही रह जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रहे प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप साथ साथ मेरे लिखते जाना, है ना। ओके, अच्छा, अब जो सेक्शन ए के चैप्टर्स हैं, तो 7, 11, 14, 15, 22, 23 ये जो चैप्टर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए में ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको इन चैप्टर से किसी भी तरह के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर्स में मैराथन जो मैं लेकर आऊंगी उसमें वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो अपने ऑब्जेक्टिव्स का तो अलग से करेंगे ही। और अगर आपने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हैं, पास्ट ईयर पेपर्स, गाला पेपर्स, तो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इन सारे चैप्टर्स के कवर हो जाएंगे। तो अलग से इन चैप्टर्स को टाइम देने की जरूरत नहीं है। डन। चलो, और ये जो पूरा वेटेज है ये बोर्ड सैंपल पेपर और पास्ट ईयर पेपर्स के हिसाब से यहां पर रखा गया है। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे हम पहले चैप्टर से। ये क्या लिखा है? 2 मार्कर्स। हर एक चैप्टर के साइड में मैंने वो चैप्टर किस सेक्शन में पूछा जाता है या वो चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन आता है वो भी लिखा हुआ है। तो चैप्टर 1 से अपना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स यानी कि सेक्शन बी में आएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले, हाउ कैन वी से दैट आर्यंस वर नेचर लवर, आर्यन के बारे में। दूसरा है कि फॉरेन ट्राइब्स, हाउ द फॉरेन ट्राइब्स दैट माइग्रेटेड टू इंडियन एशियन टाइम वर इंडियनाइज्ड, यानी कि जितने भी फॉरेन ट्राइब इंडिया में आई थी उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी खोकर पूरे के पूरे इंडियन बन गए थे। क्यों? क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस हुई, उन सब की वजह से। इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अ ग्लोरियस एंड हार्मोनियस कल्चर वाज फॉर्म्ड इन इंडिया, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये 2024 का क्वेश्चन है, हमने सॉल्व किया था लाइव क्लास में। Then give information about Mongoloid, फिर people of India have been nature lovers since ancient time, या फिर give information about vegetation as a component of India's natural heritage। Natural heritage में 4 चीजें आती हैं, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, रिवर्स और लैंडस्केप। ठीक है, उसमें से ये वेजिटेशन वाला पार्ट है और नेचर लवर भी इसी दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एक ही आंसर होगा। नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज में डिफरेंस, फिर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, द द्रविडियंस। द्रविडियंस आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एशियन पीपल, तो इसलिए यहाँ पे आपको पूरा द्रविडियंस के बारे में बताना है। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि द्रविडियंस हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर। ओके, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। फिर क्या है, विच एनिमल्स आर सीन ऑन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो इसमें अगर सारे एनिमल्स के आपने नाम सही लिखे तो पूरे पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कौन कौन है? 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शन, इसके अलावा है एलिफेंट, बुल और हॉर्स। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स हैं जो कि हमको नेशनल एम्बलम में देखने को मिलते हैं। 8th क्वेश्चन है, विच आर द सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस ऑफ गुजरात, या तो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गुजरात। चैप्टर 1 में आपको एक लिस्ट देके रखी है, नेम ऑफ फेयर एंड प्लेस ऑफ फेयर। ठीक है, तो जितने भी फेयर्स हैं गुजरात के, फेस्टिवल्स ऑफ फेयर वही बात होगी। तो 2 मार्क्स का है ना, तो आप 4 लिख देना, कोई भी 4 फेस्टिवल्स और वो कहाँ मनाए जाते हैं, इस तरीके से 4 की लिस्ट आप बना देना। तो ये क्वेश्चन में पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? बस इतना था चैप्टर 1 में। ओके, अच्छा, तो इसमें क्या है कि अभी मैं आपको बताऊंगी कौन से चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हैं। वो चैप्टर्स ऑप्शन में निकल जाएंगे या ऑब्जेक्टिव्स में निकल जाएंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 7, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 ये सारे चैप्टर्स आपको करने की जरूरत
नहीं है। ज्यादातर बच्चों को इकोनॉमिक्स वाले जो चैप्टर्स हैं वो हार्ड लगते हैं, यानी कि जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, तो आप वो स्किप कर सकते हैं, जैसे कि चैप्टर 17, 19, 20, 21 ये सब हो गया। अगर आप ये चैप्टर्स नहीं भी करेंगे तो भी सारे सेक्शन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे, वो भी देखो। चैप्टर 7 से 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा जो कि ऑब्जेक्टिव में कवर होगा। 11 से भी 1 मार्क का क्वेश्चन, 14 से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 17th जो चैप्टर है उसको हम ऑप्शन में निकालेंगे, भले किसी भी सेक्शन में पूछा हो, ऑप्शन में हम उसको निकालेंगे। फिर 19, 20 ये दोनों जो चैप्टर्स हैं इससे क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन सी में, जिसको हम ऑप्शन में निकाल देंगे, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 21 ये पूछा जाता है सेक्शन डी में, और इसको भी हम आसानी से ऑप्शन में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी 7 में से। तो फिर आप 21 नहीं करोगे तो चलेगा, बाकी के जो है वो अटेम्प्ट कर देना। ये जो 22 है ये तो 1 मार्क का है, और ये 23 कौन सा है, ये भी 1 मार्क्स का है। तो जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 23 में से 10 चैप्टर्स तो करने ही नहीं है, बचे कितने, 13 चैप्टर्स। अगर आप 13 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आए। ओके, ये सारे चैप्टर्स हम आसानी से ऑप्शन की मदद से इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, एक सेक्शन डी में क्या है कि आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 अटेंड करने हैं और एक जो है वो मैथ कंपलसरी होता है ना। तो वो जो क्वेश्चंस है वो कहां से आते हैं, तो चैप्टर 5 से बनेंगे 2 क्वेश्चन, फिर चैप्टर 10 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 17 से 2 क्वेश्चन, और चैप्टर 21 से 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 क्वेश्चंस हो गए। हमको कितने करने हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ 4 अटेंड करना है ना, तो चैप्टर 2 के 2 क्वेश्चन और चैप्टर 10 के 2 क्वेश्चन, इस तरीके से हम 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो है 17 और 21 ये ऑप्शन में निकल जाएंगे, और एक जो है वो होता है मैप का, वो तो कंपलसरी है। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से अभी आपको थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। आई होप थोड़ा डर जो है आपका वो कम हुआ होगा, और क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कहाँ कहाँ ज्यादा फोकस रखना है। ओके, चलो, तो समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम आगे। चैप्टर 1 हो गया, अब चैप्टर 2 के आईएमपी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, चलो, चैप्टर 2 भी हमको 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है, यानी कि सेक्शन बी में, विच वेपन्स डिड आर्टिसंस ऑफ लोथल मेक फ्रॉम मेटल्स, कौन कौन से वेपन्स बनाते थे। फिर मैन, ट्रीज, फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, या तो वुडन आर्ट के बारे में ध्यान रखना, मैन, ट्रीज, फॉरेस्ट और वुडन आर्ट, इन दोनों में से कोई भी आएगा, आंसर इसका एक ही है, इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। फिर रंगला रंगली, ये जो कैरेक्टर है उसके उस आर्ट के बारे में बताना है, तो ये तो भवाई है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट भवाई। सेट द नेम्स ऑफ राइटर्स ऑफ संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात, 3 बुक हैं, तीनों बुक के नाम एकदम अच्छे से आपको याद रखने हैं। चलो मैं यहां पर बता देती हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है संगीत मकारण, फिर संगीत परिजात हो गया, और संगीत रत्नाकर, ठीक है, संगीत रत्नाकर। संगीत मकारण लिखा है पंडित नारद ने, रत्नाकर पंडित सारंगदेव, फिर संगीत परिजात तो पंडित अहोबले। ठीक है, समझ में आ गया। 3 बुक एकदम अच्छे से याद रख लेना, मकारण, रत्नाकर, परिजात, नारद, सारंगदेव और अहोबले, ये 3 है, इन 3 म्यूजिकल बुक्स के राइटर। ठीक है, नाउ शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज क्ले आर्ट, या फिर मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एशियन टाइम, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, हमको क्ले आर्ट के बारे में बताना है। ओके,
सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द डांस फॉर्म भरतनाट्यम। कहां से ओरिजिनेट हुआ है इसके बारे में आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना है। ठीक है, कहाँ का है भरतनाट्यम? तमिलनाडु का है, तंजौर तमिलनाडु। और इस पर कौन सी बुक लिखी गई है वो सब इंफॉर्मेशन दे देनी है। देन गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट डांस फॉर्म कथकली। अब ये कहाँ का? ये केरला का है। इसमें रामायण महाभारत की जो स्टोरीज हैं वो बताई जाती हैं। आइडेंटिफाई मी, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो आइडेंटिफाई करो कि दिस डांस हैज इवॉल्व्ड इनटू श्रृंगार भक्ति ऑफ द वैष्णव कम्युनिटी। इतने सारे क्लासिकल डांस है, उसमें वैष्णव कम्युनिटी श्रृंगार भक्ति वाला कौन सा डांस है? तो वो होगा कथक। ठीक है, श्रृंगार भक्ति ऑफ द वैष्णव कम्युनिटी, तो आंसर होगा कथक। चलो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माय डांस। ये डांस के 2 टाइप्स हैं, एक है लास्य और दूसरा है तांडव। तो इसका आंसर होगा मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस, लास्य और तांडव मणिपुरी के 2 टाइप हैं। अगेन आइडेंटिफाई मी, आई एम द फेमस डांस ऑफ तंजौर तमिलनाडु। अभी हमने ऊपर देखा, ये है तंजौर तमिलनाडु भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। आई एम द वेदा एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। तो जो हमारी 4 वेद है उसमें से गंगोत्री ऑफ म्यूजिक किसको कहते हैं? तो वो है सामवेद। सामवेद, ठीक है, सामवेद को गंगोत्री ऑफ म्यूजिक यानी कि एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। डन। अच्छा, आइडेंटिफाई मी, फिर से क्वेश्चन है। आई वॉज कंपोज बाय पंडित सारंगदेव। देखो, पंडित सारंगदेव ने कौन सी बुक कंपोज की है? तो संगीत रत्नाकर। इसका आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर। ओके, चलो फिर I am a book in which 19 types of veena and 101 types of rhythm have been described. देखो, इसमें है ना, हिंट आपको बता दूं कैसे याद रखना है। ये जो संगीत मकरंद है इसमें आप याद रखना, क्या याद रखोगे इसमें? ये वीणा और रिदम। वीणा और रिदम, वीणा और रिदम की बात आएगी तो हमारा आंसर होगा संगीत मकरंद। और अगर पूछ लिया गया कि कौन सी बुक में 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स के बारे में बताया है, 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स के बारे में बताया है, तो उसका आंसर होगा संगीत परिजात। ओके, यहाँ पे वीणा और रिदम है तो आंसर होगा संगीत मकरंद। संगीत मकरंद, ठीक है, समझ गए? वीणा, रिदम, संगीत मकरंद, और अगर ट्यून्स के बारे में जो कि 29 है तो वो हो जाएगा संगीत परिजात। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेजेस। फिर से बोल रही हूँ, आपके बुक में जितने भी इमेजेस हैं उनको एक बार देखते हुए जाना। ठीक है, इमेज का क्वेश्चन आ सकता है 2 या 3 मार्क्स में। ओके, आइडेंटिफाई द इमेजेस। ये क्या है? 2 इस तरीके के होंगे तो याद रखना, ये है रुद्र वीणा। रुद्र वीणा, ओके। और अगर सिर्फ एक ही है पीछे तो ये है सितार। याद रहेगा, ये 2 इस तरीके के हैं तो रुद्र वीणा, और पीछे सिर्फ एक है ना, इस रखते हैं तो ये है सितार। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात। लास्ट टॉपिक है ट्राइबल डांस वाला, उसके बारे में लिखना है। स्पिनिंग की यहाँ डेफिनेशन लिखनी है, और बेवाक इक्त मतलब क्या होता है। ठीक है, बेवाक इक्त का छोटा सा डेफिनेशन है वो यहाँ लिखना है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज चैप्टर 3, जो कि आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है, यानी कि सेक्शन सी में इसके क्वेश्चन आते हैं। पहला है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पिलर ऑफ सारनाथ। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई। तो ये जो पिक्चर है ये किसकी दिख रही है? देखो, ये 3 ऐसे व्हील है ना, ऐसे ध्यान रखना। ये है कोणार्क सन टेम्पल। ये है कोणार्क सन टेम्पल। आइडेंटिफाई कर लिया। विच स्टेट, इन विच स्टेट इट इज सिचुएटेड? तो इट इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। फिर पूछा है कि किस फॉर्म में ये कंस्ट्रक्शन है, किस फॉर्म में? तो ये है ना चैरियट टेम्पल है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ चैरियट टेम्पल, यानी कि रथ। तो हम यहाँ लिखेंगे, पूरा लिखना आप एग्जाम में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ चैरियट। तो यहाँ लिख देंगे चैरियट टेम्पल। ठीक है, 2-3 और पिक्चर्स हैं, एक बार पिक्चर्स को देख लेना। Now write about the public bath and public buildings in मोहनजोदारो। फिर इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फिर टाउन प्लानिंग ऑफ एशियंट इंडिया, जिसमें सिटाडल है ना, 3 स्टेप्स थे टाउन के एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग रहते हैं, फिर जो नॉर्मल पब्लिक है वो रहती है, इस तरीके का है ना। फर्स्ट पेज में ही है चैप्टर के, तो वो इधर लिखना है, एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग।
गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है आर्ट, इंडियन आर्ट में? क्योंकि बहुत सारे आर्किटेक्ट और स्कल्पचर इस पीरियड में देखने को मिले। फिर पीपल ऑफ मोहनजोदारो वर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ और हाइजीन। तो हेल्थ और हाइजीन के बारे में वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल थे, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो इसमें आपको लिखना है उनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। जब उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था तो वहां से हम कह सकते हैं तो वो कितने हेल्थ कॉन्शियस थे। आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात, गुजरात में जितनी भी आर्किटेक्चर है उनके बारे में या उनकी लिस्ट बना दो तो भी चलेगा। लोथल वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट, ये भी बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो नदी के बीच में आता है लोथल, भोगावो और साबरमती, बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, इसलिए ये एक इकोनॉमिकली वेल्दी रीजन था। गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ केव्स ऑफ गुजरात। अब केव्स ऑफ गुजरात में ना 8 या 9 केव्स हैं, तो आपको जो पहला वाला है केव्स ऑफ जूनागढ़, उसके जो 3 है वो एक्सप्लेन कर दो और फिर उसके अलावा 3 केव्स और लिख दो। हाँ बस, बाकी चलेगा। इसमें 8 या 9 है, पर आपको क्या करना है, पहले वाला जिसके अंदर 3 है वो एक्सप्लेन करो और उसके अलावा 3 और लिख दो, हो जाएगा केव्स ऑफ गुजरात। चलो फिर है चैप्टर 4, जो कि आपका फिर से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, यानी कि सेक्शन सी में। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी वेदास आर देयर, विच आर दे, और सबके बारे में हमको लिखना है। दूसरा है वाराणसी यूनिवर्सिटी के बारे में, वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में, रामायण एंड महाभारत, ये 2 एपिक हैं, ठीक है, 2 एपिक हैं, पोयम नहीं है, एपिक हैं, इनके बारे में लिखना है। गुप्ता पीरियड को लिटरेचर का, संस्कृत लिटरेचर का गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारी संस्कृत लिटरेचर लिखी हुई है, ओके, कंपोज हुई है। नाउ तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इसके बारे में या तो तक्षशिला ना लिखा होगा तो इस तरीके से पूछेगा कि जहां चाणक्य पढ़े हैं, जो मेंटर थे चंद्रगुप्त के, ठीक है, वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उसके बारे में लिखो, तो तक्षशिला हो गया। फिर महर्षि पाणिनि, वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं, ओके, प्रिंसेस भी है जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, प्रिंस भी है यहाँ से जो पढ़े हुए हैं, तो तक्षशिला उसमें लिखना है। फिर आएगा नालंदा यूनिवर्सिटी, इसकी फोटो अच्छे से देख के जाना, अगर नालंदा नहीं लिखा होगा तो पिक्चर देख के रखी होगी और बोला होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन करो। गॉट इट? चलो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 5, 4 मार्क्स का, यानी कि सेक्शन डी में इसका क्वेश्चन आता है। ये 7 के 7 आप करके जाना। अगर मैं आपको कोई चैप्टर स्किप करने का बोल रही हूं तो बदले में शर्त ये है कि जो चैप्टर्स करने हैं उसमें से फिर आप कुछ नहीं छोड़ोगे, है ना, तभी आप स्किप कर सकते हैं। तो चैप्टर 5 है स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, या फिर मेटलर्जी का प्रोग्रेस इंडिया में क्या है वो लिखना है। चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चंस की लेंथ बहुत छोटी लगेगी आपको, जैसे ये है, तो आपको इसमें अपना इंट्रो और कंक्लूजन ऐड करना है और थोड़े डिटेल में लिखना है। प्रोग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बारे में। फिर वास्तुशास्त्र, हु आर द पायनियर्स ऑफ वास्तुशास्त्र, और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, ये भी हमने किया था 2024 के पेपर में, जिसमें बढ़िया तरीके से इंट्रो और कंक्लूजन डाला था। उसकी पीडीएफ हमारे ऐप में है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर वास्तुशास्त्र, अच्छा ये हो चुका है। फिर एक्सप्लेन एशियंट इंडियाज प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल साइंस। और आखिरी है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, ये तो लास्ट ईयर ही आया था, दोनों एक साथ पूछा जाता है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। तो इधर पर हमारे हो गए टोटल 6 क्वेश्चंस, ओके। चलो नाउ चैप्टर 6, 2 मार्क्स, यानी कि सेक्शन बी में इसका आता है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडिया, तीर्थ स्थानों के बारे में लिखना है। मेक अ लिस्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके नाम लिख दो, और इसलिए उसको हिस्टोरिकल सिटी कहा जाता है। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी, तो हम्पी के बारे में आपको यहाँ लिखना है। फिर एलोरा केव्स हो गए। ऑन विच मॉन्यूमेंट पाइस हार्ट्स और वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। सीधा सीधा ताजमहल के बारे में यहाँ लिखना है। गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार, इसका पिक्चर भी आ सकता है, ठीक है, इसका पिक्चर क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर एनी 2 कल्चर हेरिटेज साइट्स ऑफ गुजरात, तो कोई भी 2 कल्चरल हेरिटेज साइट गुजरात की उसके बारे में लिखना है। तो लोथल ले लो या फिर धोलावीरा ले लो, हरप्पा, ठीक है, कोई भी गुजरात की 2 साइट्स के बारे में लिखना है। राइट ब्रीफ नोट ऑन कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, तो कैलाश टेम्पल केव नंबर 16 उसके बारे में लिखना है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है वो सब गिवन है। चलो फिर नाउ चैप्टर 7 से जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चंस नहीं आते तो मैंने आपको दिए भी नहीं है। चैप्टर 8 देखेंगे, ये तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कि व्हाट इज मीन बाय रिसोर्सेज और उसकी यूसेजेस क्या है, तो एज फूड, एज रॉ मटेरियल और एज एनर्जी रिसोर्स। देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और किस बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है, वो 2 लाइन का आंसर है, ये भी आपको लास्ट में लिखना है। ओके, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, वो सब। व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्स, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, और व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इनएविटेबल, क्यों इतना जरूरी हो गया है हमको रिसोर्स को कंजर्व करना। फोर्थ इज सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है और उसको रेमेडीज क्या है कि हम सॉइल उसको कंजर्व कर सके। डेजर्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल और एलुवियल सॉइल के बारे में यहाँ लिखना है, ठीक है। ब्लैक सॉइल भी लिख लेना, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉइल। चलो नाउ चैप्टर 9, 2 मार्क्स में, स्टेट मेजर्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के मेजर्स लिखने हैं यहाँ पे। फिर वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, उसका रीजन। अब यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से, अगर ओनरशिप दिख गया आपको, अगर ओनरशिप दिख गया तो उसके 3 टाइप के फॉरेस्ट अलग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के 3 टाइप के फॉरेस्ट अलग हैं। ओनरशिप ये तीनों आएगा तो इसके 3 टाइप कौन कौन से हो जाएंगे, तो स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट, ठीक है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी तो ये हो जाएगा रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड। याद रखना ओनरशिप ये है और ये एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। फिर बायो रिजर्व जोन के बारे में एक्सप्लेन करना है। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स इन इंडिया दैट आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। स्टेट द रेमेडीज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे हो सकता है वो यहाँ एक्सप्लेन करना है। नेशनल पार्क के बारे में बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, कितने रीजन में अप्लाई किया था, कब हुआ था, वो सब। वाटरफॉल वंस फाउंड इन विच रिवर्स ऑफ गुजरात इज ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन टुडे। तो जो वाटरफॉल है यानी कि जल बिलाड़ी, वो कौन कौन सी रिवर्स में हमको देखने को मिलती थी जो आज धीरे धीरे खत्म होने जा रही है, तो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ठीक है, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। चलो नेक्स्ट है चैप्टर 10 जो कि सेक्शन डी यानी कि 4 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है। टेक्निकल रिफॉर्म्स बताने हैं एग्रीकल्चर में क्या हुए थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बताने हैं एग्रीकल्चर में जो लिए गए थे, एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन का शॉर्ट नोट। ये बहुत सिंपल है, खारिफ, रबी और जायद क्रॉप का एक टेबल है, तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है, वो कर लेना आप। फिर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, नेम देम, एक्सप्लेन देम। देखो 2 चीजें हैं, एक है मेथड्स और एक है टाइप्स। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर या टाइप्स ऑफ फार्मिंग आएगा तो आपको क्या लिखना है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, वेट फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो गया, इंटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल, ये सारे लिखने हैं। लेकिन अगर मेथड पूछ लिया गया तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर मिक्स फार्मिंग और तीसरा क्या था, सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल फार्मिंग, ये आ जाएगा मेथड्स ऑफ फार्मिंग में। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में याद रखना झूम, कल्टीवेशन, वेट, ड्राई, वो सब आता है। शॉर्ट नोट ऑन वीट क्रॉप, ये तो है कॉमन क्वेश्चन, वीट के बारे में पूरी डिटेल। ये है पिक्चर क्वेश्चन, यहाँ पर किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो पैडी का, तो पैडी का पूरा डिटेल लिखना है। द इमेज गिवन बिलो इज वन ऑफ द मेन ऑयल सीड क्रॉप। तो ये कौन सा ऑयल सीड क्रॉप है पता चल जाएगा देखकर, ये है ग्राउंड नट। तो इधर पे आपको ग्राउंड नट के बारे में लिखना है, ऐसा भी आ सकता है पिक्चर क्वेश्चन। चलो फिर look at the pictures of the 2 crops given below, identify them and give information about following points for each। इन दोनों को आइडेंटिफाई करो, ये तो पता ही चल रहा है, ये है टी और ये है कॉफी। तो टी कॉफी के बारे में पूरा डिटेल यानी कि क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या रेनफॉल चाहिए, क्या फेवरेबल कंडीशन है सॉइल की, कौन कौन से उसके प्रोड्यूसर स्टेट से कहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ये सारी डिटेल्स इसमें लिखनी है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन चैप्टर 10 में आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट इज चैप्टर 11 जो कि 1 मार्क में चला जाएगा। हम आते हैं चैप्टर 12 पर, 2 मार्कर्स यानी कि सेक्शन बी में इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ लीड, लीड और इज गैलिना। मेन तो उसका एक यही क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता है, लीड और इज गैलिना। व्हाई हैज द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इंक्रीज दीज डेज। ये भी पहले
पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना क्यों जरूरी है अब ज्यादा, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए बायोगैस पर शॉर्ट नोट, मॉडर्न एज को, ये इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न एज को मिनरल एज कहा जाता है। स्टेट द टाइप्स ऑफ आयरन और मेंशन द प्लेसेस वेयर आयरन इज फाउंड। तो कौन कौन से टाइप की आयरन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ आयरन और वो बताने हैं, और आयरन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है वो। यूजेस ऑफ मैग्नीज, फिर मिनरल क्या है उसको एक्सप्लेन करो, सोलर एनर्जी पर शॉर्ट नोट या फिर सोलर एनर्जी का इंपॉर्टेंस एक ही है। प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ कॉपर और स्टेट द यूजेस ऑफ लाइमस्टोन। देन जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, लीड, सोलर एनर्जी, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट इज एन एल्यूमिनियम और। तो ये सब डिफाइन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो इन सब की डेफिनेशन या बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी है। विच इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इन गुजरात एंड एट नेशनल लेवल। गुजरात का भी बताना है और नेशनल लेवल पर कौन काम कर रहा है। तो नेशनल लेवल पर काम कर रहा है CASE, क्या है फुल फॉर्म इसका, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और गुजरात में GEDA, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ये दो नाम याद रखने हैं। फिर है कोल के यूजेस और उसके बाय प्रोडक्ट्स बताने हैं। डन, बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 13 2 मार्क्स में आएगा। मेंशन 4 सेंटर्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री ऑफ गुजरात। कॉटन टेक्सटाइल मुंबई और अहमदाबाद में क्यों इतनी ज्यादा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। शुगर इंडस्ट्री पर शॉर्ट नोट, प्लास्टिक इंडस्ट्री को डिटेल में बताना है। फिर टसार, ये क्या है, तो टसार, मूंगा, एरी, मलबेरी, ये चारों टाइप्स ऑफ सिल्क हैं। फिर सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन। विच प्रॉब्लम इज द कॉटन टेक्सटाइल इज फेसिंग, तो यहाँ का जो कॉटन है उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कॉटन के अलावा भी जितने आर्टिफिशियल फाइबर हैं वो कंपटीशन में है। चाइना का कॉटन भी कंपटीशन में है। जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में क्यों इतनी ज्यादा डेवलप्ड है। और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया, केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहां पर है, ये क्वेश्चन भी आता है, किस किस स्टेट्स में है, ओके। और अगर गुजरात में है तो गुजरात में कहां कहां पर है, ये भी कर लेना। अगर गुजरात में है तो गुजरात में कौन कौन सी जगह पर है। फिर चैप्टर 16 3 मार्क्स में आएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट नोट, पहले हमको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कब एस्टैब्लिश हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके। फिर इसके बाद जो फंक्शंस है वो तो पूरा डिटेल लिख देना। स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन क्या है, और Which measures have been undertaken to facilitate globalization, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए थे। फिर इसके बाद आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी लिख देना, क्योंकि 3 मार्क्स का है इसलिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिबरलाइजेशन उसके एडवांटेज और प्राइवेटाइजेशन उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डन, चलो। चैप्टर 17 4 मार्क्स में पूछा जाता है। रिच इंडिया इज इनहेबिटेड इन पुअर बाय पुअर पीपल, तो एक स्टेटमेंट है आपकी टेक्स्ट बुक में कि पुअर लिव इन रिच इंडिया, बस उसी को एक्सप्लेन करना है। पोवर्टी क्या है और क्यों पोवर्टी एमर्ज होता है वो लिखना है। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और जितनी भी टाइप्स हैं उसका डिस्कशन करना है। 5 प्रोग्राम के बारे में लिखना है, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और उसको उनमें से कोई भी, जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 5 लिख दो और 4 एक्सप्लेन कर दो, 5 ही एक्सप्लेन कर दो। इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, फिर ये गाला में है, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, क्योंकि इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, पर आप एक्सरसाइज में देखोगे तो ये क्वेश्चन है, ओके। तो गाला में आपको मिल जाएगा, मैंने दिया है सॉल्यूशन। सजेस्ट या डिस्कस एनी 4 मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के 4 मेजर, और अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है ये, ओके। सो दीज आर दी पॉसिबल क्वेश्चंस। फिर मनरेगा, हाँ देखो ऐसे 2 स्कीम्स पूछ सकता है सेक्शन डी में, कि मनरेगा और मां अन्नपूर्णा, या मनरेगा मिशन मंगलम, फिर ग्रामोदय से भारतोदय, तो जो स्कीम्स है ना वो पढ़ लेना, कोई भी 2 आ जाएंगे। वर्ल्ड लेबर मार्केट का पूरा डिटेल देना है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये तो चैप्टर की शुरुआत में ही है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर, ओके। चैप्टर 18 3 मार्क्स में बनेगा। प्राइस राइज बेनिफिशियल भी है लेकिन इकोनॉमिकली हिंड्रेंस भी है, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये गाला का क्वेश्चन है,
उसमें बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो बेनिफिट्स बताए हैं, उसके बाद कि किस तरीके से वो रुकावट बनता है। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है, व्हाट केयर शुड अ कंज्यूमर बी टेक बिफोर बाइंग अ गुड्स और सर्विसेज। इन शॉर्ट देखो क्या बोल रहा है सीधा सीधा, कंज्यूमर की ड्यूटीज क्या है, उसको क्या ध्यान रखना है, यानी कि सीधा सीधा उनकी ड्यूटीज क्या है वो बताने हैं। फिर कंज्यूमर की राइट्स क्या है वो आपको पढ़ लेना है। कंज्यूमर सोसाइटी का रोल क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। फिर BIS, वुलमार्क, इको, HACCP, इन सब का फुल फॉर्म याद रखना और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं या किसके लिए यूज होते हैं ये सब याद कर लेना। ओके चलो, कंज्यूमर कैसे कंप्लेन फाइल कर सकता है और उसमें क्या क्या डिटेल्स उसको सबमिट करनी रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या रोल है प्राइस कंट्रोल करने में, और डिस्कस इन डिटेल द रीजंस फॉर प्राइस राइज, व्हाई हैज इट बिकम नेसेसरी टू कंट्रोल प्राइस राइज, प्राइस राइज क्यों होता है और प्राइस राइज को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। ओके अगर ऐसा है तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं वो आप कर लो, बाकी स्किप यानी कि ऑप्शन में निकालने वाली बात तो मैंने आपको बताई ही है। पर ये चैप्टर 18 नहीं है, चैप्टर 18 तो करना है, 19 और 17 की बात कर रही हूँ। जो क्वेश्चंस इजी है वो पढ़ के चले जाना, जो आपको लर्न नहीं हो रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है वो लास्ट मूवमेंट पे फिर करने मत बैठना। चैप्टर 19 से सेक्शन सी में क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स, स्टेट द रीजंस फॉर जेंडर इनइक्वालिटी, क्यों इतना जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में देखने को मिलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है, उसमें से कोई भी एक आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसमें से पहला है हेल्थ, दूसरा है जेंडर इनइक्वालिटी और तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट। तीनों में से कोई भी एक के बारे में पूरे डिटेल में लिख देना है। एक्सप्लेन वुमेन वेलफेयर स्कीम्स, अच्छा देखो वुमेन वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो क्वेश्चन है ये मार्च 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी PDF आपको मिल जाएगा तो वहां से आप आंसर देख सकते हैं। और ये है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, दोनों अलग है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर स्कीम्स अलग है और गुजरात में कौन कौन सी स्कीम्स चलाई थी, सबला योजना, साधना योजना, वो सब की बात हो रही है, चिरंजीवी योजना। विच व्हाट इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मेजर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मेजर्स कौन कौन से हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, फिर एजुकेशन इंडेक्स हो गया और इनकम इंडेक्स। ठीक है, ये 3 इसके मेजर्स हैं। फिर 6th है, लास्ट है, व्हाट आर दी वेज इन विच वुमेन आर सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, तो किस किस तरीके से वुमेन के साथ इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है वो लिखना है। ओके नाउ 20th चैप्टर 2 मार्क्स में इनके सेक्शन बी में आएगा। सबसे पहले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेररिज्म अ ग्लोबल प्रॉब्लम, वैसे बहुत इजी चैप्टर्स है, आप इसके क्वेश्चंस भी पढ़ के जाओगे तो कोई दूसरा अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना ऑप्शन में वो हटा देना, इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ये इजी है तो इसको पढ़ना। टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये तो आपको आते होगा, बहुत बार पूछा गया है। फिर टेररिज्म के सोशल इफेक्ट्स क्या है और इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या है, इकोनॉमिक इफेक्ट्स तो मार्च 2024 में आया था। डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट हो गया और शेड्यूल ट्राइब, फिर है माइनॉरिटीज, फिर नक्सलिस्ट मूवमेंट के बारे में लिखना है। और एक और क्वेश्चन जो आता है डिफरेंस बिटवीन रेबिलियन और टेररिज्म, डिफरेंस बिटवीन रेबिलियन एंड टेररिज्म, ये कर लेना तो है ना, दोनों हो जाएंगे, सिंपल है इसलिए बोल रही हूँ, इजी है। फिर स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड ओनली फॉर शेड्यूल ट्राइब, अब देखो इधर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात हो रही है जो ST SC दोनों के लिए है, और यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस की बात हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाए गए हैं। वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, कुछ भी लिखकर मत आ जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन अलग है, मेंशन है, एकदम सही तरीके से टेक्स्ट बुक में देखना। ओके नाउ लास्ट चैप्टर अपना चैप्टर 21 और इसके बाद के चैप्टर्स तो ऑब्जेक्टिव में है, तो ये हमारा लास्ट पेज है। ओके देखो 4 मार्क्स, चैप्टर 21 4 मार्क्स में इनके सेक्शन डी में पूछा जाएगा। पहला है व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव जनरल नॉलेज अबाउट द लॉ, ये क्वेश्चन 2025 में आया था सेक्शन सी में, शायद 3 मार्क्स में पूछा गया था। सो व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव जनरल नॉलेज अबाउट लॉ, स्टेट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन सीधा सीधा यहाँ पे हमको बताना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस की बात की गई है। देन करप्शन एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और उसके एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमी में और सोसाइटी में कैसे देखने को मिलते हैं।
नाउ कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर इंडिया में इतना क्यों है, या फिर ये भी कि व्हाई देयर इज मोर डिमांड ऑफ चाइल्ड लेबर, तो वो पूरा का पूरा एक पेज में लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। राइट अबाउट करप्शन एज एन एंटी सोशल एक्टिविटी, तो ये वही हो गया, करप्शन के बारे में आपको लिखना है। ओके, करप्शन एडवर्स इफेक्ट, यहाँ पे क्या, हाँ ये वाला, ये और ये एक ही है पूरा करप्शन के बारे में। मेंशन द स्पेसिफिक फैसिलिटीज फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल फैसिलिटीज दी है, जैसे कि 33 मार्क्स होता है ना पासिंग, तो इनके लिए 20 मार्क्स पासिंग है और उनको टाइम भी ज्यादा मिलता है, इस तरीके के। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेने का आपका पूरा पूरा अधिकार है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती, जो सेंसिटिव बातें होती हैं हमारी कंट्री की, ठीक है, उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता, उन पर आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर वो जो प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन लेने का, वो पूरा क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो यहाँ पर ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हो गए सारे चैप्टर्स के। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।